Hello students, I am Pramod. You are watching class 12 subject Geography, book name Fundamental of Human Geography and Unit 2nd, Lesson 2nd, the World Population, Distribution, Density and Growth. Unit number 2, Unit name People. Lesson है The World Population, Distribution and Density and Growth. Starting, the population of country are its real wealth. किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो उस देश की क्या है, एक रियल वेल्थ होती है, धन और संपदा होती है. इट इज़ दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूज ऑफ द कंट्री अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइडेड इट्स पॉलिसीज. जो क्या करती हैं उस देश की रिसोर्सेज को, संसाधनों को एंड पॉलिसीज़ को, जितनी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज को डिसाइड करती हैं. अल्टीमेटली ए कंट्री इज नाउ बाय इट्स पीपल. जो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंट्री जो है वो लोगों के वजह से जानी जाती है. And without people we cannot say कि it's a country. It is important to know how many women and men a country, how many children are born each year, how many people die and how. एक सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है कि एक कंट्री में कितने लोगों ने जन्म लिया है, बर्थ रेट क्या है वहाँ की, डेथ रेट क्या है, कितने लोग मरे हैं, कितने बच्चों ने जन्म लिया है, एक्सेट्रा. Whether they live in city or village, can they read or write and what work to do these are what you will study about in this unit. इस यूनिट में आप रीड करेंगे कि मोस्टली जो पर्टिकुलर एरिया की जो पीपल हैं वो किस टाइप से सर्वाइव करते हैं एंड उनकी बर्थ रेट क्या है वहाँ की एंड डेथ रेट क्या है. द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पीपल. यदि 21st सेंचुरी की बात करें स्टार्टिंग की तो 6 बिलियन पीपल थे आपके. We shall discuss the patterns of their distribution and density here. यहाँ पर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशंस का पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशंस की सीक्वेंस एंड डेंसिटी पर चर्चा करेंगे. ओके, नेक्स्ट में Why do people prefer to live in certain region and not in other? ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी सर्टेन प्लेस में ही रहना चाहते हैं, सर्टेन रीजन में ही रहना चाहते हैं एंड उसके अलावा नहीं. ये एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है. तो जॉर्ज बी ग्रेसी के अकॉर्डिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया हैज़ मैनी प्लेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी स्मॉल. एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कम क्षेत्र में अधिक पॉपुलेशन एंड अधिक पॉपुलेशन निवास करती है कम क्षेत्र में एंड कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर एरिया बड़ा है एंड पॉपुलेशन कम है. ये कंडीशन किसने बताई? जॉर्ज बी ग्रेसी ने. नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में पॉपुलेशन का पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हैं. तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया. किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन एंड वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी किस चीज़ को इंडिकेट करती है? वहाँ की डेमोग्राफी को, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करती है, आई मीन कि जनसांख्यिकीय विशेषता को इंडिकेट करती है. The term population distribution refer to the way people are spaced over the earth's surface. Broadly, 90% of the world population live in about 10% of its land area. यदि mainly देखा जाए तो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन लैंड मास के 10% एरिया में लिविंग करती है. इट मीन्स कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन एंड ज़्यादा एरिया में कम पॉपुलेशन लिविंग करती है. The 10 most population countries of the world contribute about 60% of the world population and the 10 most populous जो countries हैं वर्ल्ड की वो contribute करती हैं 60% of the world population. Of these 10 countries जब बात करते हैं उन 10 कंट्री की, 6 are located in Asia. 6 जो कंट्रीज हैं वो उनमें से एशिया में लोकेट है. यानी कि टोटल 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं जो टोटल वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं. इनमें से 6 जो कंट्री हैं वो एशिया में लोकेट हैं. जो आपको ग्राफ दिख रहा है इट मीन 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन इन मिलियंस. नवंबर 30, 2015 के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो आपकी चाइना एंड सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट, फोर्थ पे इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पे ब्राज़ील एंड सिक्स पे आपकी पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड जापान. ये आपकी 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं वर्ल्ड की जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिलोंग करती है, लिविंग करती है. नेक्स्ट में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जनसंख्या का घनत्व क्या है.
किस तरह से हम काउंट करते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो मीन्स एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन में उस स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन लिविंग करती है उस एरिया में वो वहाँ की डेंसिटी कहलाती है। इच यूनिट्स ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, हर एक एरिया की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है लोगों को रखने की, टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। हैंस इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। लैंड के साइज के अकॉर्डिंग, लैंड के साइज के रेशियो के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोग लिविंग करते हैं। द रेशियो इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और वो रेशियो क्या कहलाता है, उस जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। मीन्स साइज के अकॉर्डिंग, साइज के रेशियो के अकॉर्डिंग यदि लोगों का रेशियो इक्वल है, इट मीन्स वहाँ की डेंसिटी साइज के अकॉर्डिंग है, वहाँ की डेंसिटी इक्वल है। बट यदि लैंड साइज आपका कम है और उस कम लैंड साइज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो उस लैंड पर ज़्यादा लिविंग कर रही है, इट मीन डेंसिटी वहाँ की ज़्यादा है। दिस रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ओके, एंड इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो डेंसिटी है उसको हम जो रीड करते हैं वो करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति लिविंग करते हैं। These are the densely populated part of the world with more than 200 person on every square kilometer। सबसे जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है वर्ल्ड का, वहाँ पर 200 व्यक्ति एक स्क्वायर किलोमीटर में लिविंग करते हैं। These are the north eastern part of the USA, और वो कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये सबसे मोस्टली या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। देयर इज 2200 पर्सन्स ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर। अदर एरिया लाइक दोज नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इसके अलावा यदि बात करें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एरिया एंड हाई रेनफॉल जोन नियर द इक्वेटर हैव वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड यदि बात करें कि ये तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड वाले एरिया थे, बट लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से, तो लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में नॉर्थ एंड साउथ पोल, एक्सट्रीम हॉट एरिया, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया एंड हाईली रेनफॉल जोन लाइक इक्वेटर। तो दीज एरिया इंडिकेट लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। दीज आर द स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ के डेंसिटी कितनी है, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यदि बात करें वर्ल्ड की हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की तो 200 पर्सन ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर, एंड लो की बात करें तो 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इन बिटवीन दीज टू टाइप आर द एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। देर आर 11 to 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यदि मीडियम की बात करें तो वो एरिया जहाँ पर 11 से 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में लिविंग करते हैं, इट मीन्स वो मीडियम एरिया, लाइक वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया एंड नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मीडियम डेंसिटी है। कौन कौन से, चाइना, स्वीडन, नॉर्वे एक्सेट्रा। नेक्स्ट फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का यदि फॉर्मूला अपन को कवर करना है, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑब्लिक एरिया। ये रहेगा पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में एरिया का डिवाइड करेंगे, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। लाइक यदि फॉर एग्जांपल की बात करें तो एरिया ऑफ रीजन x इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 1,50,000 persons। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाई डेंसिटी, जितना टोटल पॉपुलेशन है वो, और उसमें 100 का हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन देंगे। तो टोटल निकल कर जो आया वो आया पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग डेंसिटी। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको बताया गया, जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड मैप में आपको हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी एंड मीडियम डेंसिटी एरिया को लोकेट करना है। तो देखिए जो डार्क प्लेस है वो आपके हाई डेंसिटी एरियाज है, लाइक जहाँ पर मोर देन 200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जहाँ पे लिविंग एरिया है, ये रहेंगे आपके हाई डेंसिटी वाले एरिया। एंड सबसे लो डेंसिटी एरिया लाइक जो लाइट डोटेड है, लाइक अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मिडल साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, ग्रीनलैंड, यूरोप एंड नॉर्दर्न साइबेरिया या एशिया का नॉर्थ पार्ट, ये रहेंगे आपके कौन से सबसे लो डेंसिटी एरियाज।
नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को, जनसंख्या वितरण को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से आपके कारक हैं। तो सबसे पहला कारक आता है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कि भौगोलिक कारक सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, एंड पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर एक्सेट्रा। तो जियोग्राफिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो अवेलेबिलिटी है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है, इफेक्ट करती है, बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। So people prefer to live in area where fresh water is easily available, जहाँ पर fresh water easily मिल जाता है, it means people वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। Water is used for drinking, क्योंकि water drinking के लिए यूज होता है, bathing and cooking and other household requirement, and also for cattle, crops, industries and navigation. It is because of these that river valley are among the most densely populated area of the world. So इसीलिए जो रिवर वैलीज एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्टली डेंसली या अपन के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं वर्ल्ड के, बिकॉज क्योंकि वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म भी इफेक्ट करती है विदाउट ए स्लोपिंग एरिया, जेंटल स्लोप एरिया के एनी पीपल्स कैन नॉट लिविंग इन एनी प्लेस। पीपल रिफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। पीपल जो है, लोग जो है, ह्यूमन बींग जो है वो मोस्टली एक फ्लैट और जेंटल प्लेन एरिया में रहना चाहता है। दिस इज बिकॉज सच एज एरिया आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज क्योंकि वो एरिया प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, लाइक क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द माउंटेन्स एंड हिली एरिया हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड हैंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हिल एरिया है एंड आपका हाईली स्लोप एरिया है, उस एरिया में किसी भी टाइप का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इजी वे में नहीं हो सकता। सो वहाँ पर आपकी कम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो। सो दीज एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड एरिया। द गंगा प्लेन आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while the mountain zone in the Himalaya are scarcely populated area। यदि हम बात करें कि हायर लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की, तो गंगा का जो मैदान है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज देर इज ए प्लेन रीजन एंड जेंटल स्लोप रीजन। सो ह्यूमन बींग वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिविंग करना चाहेगा। बट अदर साइड हिमालय रीजन एक हिली एरिया, माउंटेन रेंज है, एंड वहाँ पर जो पीपल है, मानव जो है, ह्यूमन बींग जो है वो कम रहना पसंद करेगा, बिकॉज वहाँ पर किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस एरिया डेवलप नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। किसी भी टाइप का एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, लाइक वो हॉट क्लाइमेट, लाइक आपका कोल्ड क्लाइमेट। यदि आपका हॉट क्लाइमेट है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, इट मीन्स वो भी अनफेवरेबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा फॉर ह्यूमन बींग सेटलमेंट के लिए। एरिया विद ए कंफर्टेबल क्लाइमेट वेदर देर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, इट मीन्स वो भी लेस पॉपुलेटेड होगा। एंड जो एरिया मीडियम रेनफॉल है, इट मीन्स आपके मिडिल लेटीट्यूड्स, वो आपका सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। मेडिटेरियन रीजन वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। यदि मेडिटेरियन रीजन की बात करें, वहाँ की हिस्ट्री की बात करें, तो वो सबसे प्लीजेंट क्लाइमेट है। इट मीन्स वहाँ पर सेटलमेंट सबसे ज़्यादा रेदर देन आपका इक्वेटोरियल। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। सॉइल भी इफेक्ट करती है ह्यूमन बींग के सेटलमेंट के, कि सॉइल, फर्टाइल सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है एंड एलिड एक्टिविटीज़ के लिए। सो देयरफॉर एरिया विच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल, मोर पीपल लिविंग ऑन दैम एज दीज कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बिकॉज जो फर्टाइल सॉइल होगी, लाइक लोमी सॉइल, लाइक आपकी एलुवियल सॉइल, दीज सॉइल ये क्या करती हैं, ये सॉइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कल्टीवेशन लैंड के लिए, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग रहना पसंद करेगा, बिकॉज इट्स ए एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर। फर्स्ट था जियोग्राफिकल फैक्टर, नाउ इकोनॉमिक फैक्टर।
फर्स्ट है मिनरल्स, कि आर्थिक जो फैक्टर है क्या वो भी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे फर्स्ट आता है मिनरल्स। एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल। जो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट हैं तो वो इंडस्ट्री को, माइनिंग कंडीशन को एंड उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेगा। जनरल एम्प्लॉय, सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरिया एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। इसलिए वो एरिया सेमी स्किल्ड या स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, बिकॉज देयर इज ए जॉब अपॉर्चुनिटीज एरिया। वो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाला एरिया होगा एंड नेक्स्ट टाइम वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा आपका। लाइक जैसे कटंगा, जामीबिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच गुड एग्जाम्पल। सबसे बड़े एग्जाम्पल है कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, जिसमें स्पेसिफिक रीजन है कटंगा एंड जामीबिया, जहाँ पर सबसे बड़ी कॉपर की माइंस हैं और वहाँ पर सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका सबसे बेस्ट रीजन है वो एक मिनरल्स एरिया है, मिनरल्स वहाँ पर डिपॉजिट हैं। मिनरल्स डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, माइनिंग वर्क सबसे ज़्यादा है। सो देयर इज सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्बनाइजेशन। सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो नगरीकरण है वो भी एक पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज देयर इज सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एक बेटर यातायात के संसाधन, जो कम्युनिकेशन संसाधन हैं, उनके सबसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। गुड सिविक एम्यूनिटीज़ एंड द अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ है सिटी लाइफ के लिए अट्रैक्शन है लोगों का। नेक्स्ट में इट्स लीड टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और अर्बनाइजेशन जो एक फैक्टर है वो फैक्टर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करवाने के पीछे सबसे बड़ा बैकबोन है। मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन एवरी ईयर। जितनी भी मेगा सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, वो सबसे ज़्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करवाती हैं। नेक्स्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिनरल्स दोनों एक सिमिलर पॉइंट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है एंड रॉ मटेरियल के रूप में हम मिनरल्स को भी रॉ मटेरियल के रूप में देखते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइक जैसे सिटीज बेल्ट है वो आपकी जॉब प्रोवाइड करता है, लाइक उसी प्रकार से एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा पीपल को अट्रैक्ट करती है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी प्रकार के वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ज़रूरी नहीं किसी स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर वर्क की ही वहाँ पर जॉब होगी, ऑल टाइप्स जॉब रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेंगी। द कोबे एंड ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड। जापान का कोबे एंड ओसाका जो रीजन है सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र इन्हीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से है, बिकॉज देयर इज मोस्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो इट्स पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबरिंग की यदि बात करें, इंडस्ट्री लेवल की बात करें, इंडस्ट्री कंडीशंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं क्या वो भी फैक्टर जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में एंड डिक्रीज करने में। सम प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वाले जो एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। कुछ जो लोग हैं वो सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट वाले एरिया से मूव करते हैं। मैनी अ टाइम अ गवर्नमेंट ऑफर इंटेंसिव टू पीपल टू लिव इन स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया और मूव अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड प्लेस। जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेटर नहीं है, आई मीन कि सोशल एरिया बेटर नहीं है, तो उस एरिया से लोग क्या कर जाते हैं, मूव करते हैं, यानी कि ओवर क्राउडेड एरिया से मूव कर देते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल फॉर योर रीजन। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं आपके एरिया के अंदर, कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग कल्चरल फैक्टर की वजह से रह रहे हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल करें अपन मिस्र की, मिस्र में जो रहने वाले लोग हैं वो माइग्रेशन कम करते हैं, बिकॉज उनकी मान्यता है कि वहाँ की धर्म के अंदर, वहाँ के रिलीजन के अंदर मान्यता है कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके बने हुए जो आपके स्तूप हैं, जो उनके पिरामिड बने हुए हैं, उन पिरामिड की उनकी जनरेशन को पूजा करनी होती है, इसलिए वो लोग उस प्लेस से माइग्रेट नहीं होते। तो ये एक कल्चरल फैक्टर, रिलीजन फैक्टर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का डेंस होना अपने आप में। नेक्स्ट में रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यदि देखें तो रीजन के अकॉर्डिंग कि कौन से रीजन में पॉपुलेशन किस प्रकार से हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2018 एशिया में 59.5% आपकी पॉपुलेशन डेंस है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, एंड अफ्रीका में 16.9, यूरोप में 9.7, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन 8.5, एंड नॉर्दर्न अमेरिका 4.8, एंड ओशिनिया 0.5। तो हाईएस्ट रेशियो पर है आपकी एशिया एंड लोवेस्ट रेशियो पर आपकी ओशिनिया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपकी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनसे रिलेटेड हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का यदि एक बेसिक वे में हम देखें मीन, तो वृद्धि का मीन्स होता है कि किसी भी दो टाइम के अंतराल में, दो समय के अंतराल में यदि उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है, इट मीन्स वो वृद्धि है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्पेसिफिक रीजन में 2001 में आपकी 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, एंड आफ्टर 10 ईयर्स 2011 में वहाँ की 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। इट मीन्स वहाँ पर 50 करोड़ पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। तो वो क्या वहाँ की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन में चेंज होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो समय अंतरालों में, इज नाउ एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वो क्या कहलाती है, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यदि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 2001 में 102.70 करोड़ फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 2011 121.02 करोड़, then we shall get the growth of population 18.15 करोड़ in actual number। तो वृद्धि कितनी हुई, 18.15 यानी 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई दो समय अंतराल, यानी 2001 से लेकर 2011 के अंदर कितनी वृद्धि हुई, वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। जो भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसके कई पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी बर्थ और डेथ में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दो समय अंतरालों के बीच में। लाइक मान लीजिए 2001 में फिर 2002 में जो भी बर्थ और डेथ में जो डिफरेंस आया वो है नेचुरल बर्थ। जैसे नेचुरल ग्रोथ है, इसको निकालना है तो बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा देंगे, बर्थ रेट में से नहीं टोटल जन्मे उनमें से कितने मरे वो घटा देंगे, जो लास्ट जो हमारा जो बचा उसमें क्या करेंगे वो हमारी निकल के आती है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है नेचुरल ग्रोथ, तो नेचुरल ग्रोथ कौन सी होगी, बर्थ में से डेथ घटा देंगे, टोटल बर्थ में से टोटल डेथ हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट मीन्स नेचुरल ग्रोथ निकल कर आ जाएगी। जैसे जन्मे 100 एंड मरे आपके 80, इट मीन्स टोटल 20। तो 20 जो है वो क्या हमारी नेचुरल ग्रोथ है इस एरिया की, 20 लोगों की ग्रोथ हुई है एक साल में। अब निकालनी है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन की एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालें। तो दिस इज बर्थ, जो बर्थ है उसमें से डेथ घटाएंगे, जो आंसर आता है उसमें से इन माइग्रेशन कितने हुए कि लोगों के द्वारा कितने वहाँ पर आए एंड कितने लोग वहाँ से गए, तो वो जो टोटल निकल कर आया हमारा जो लास्ट आंसर निकल के आया वो है एक्चुअल ग्रोथ रेट। जैसे नेचुरल बर्थ रेट में हमारा 20 आया, अब इस 20 में से कितने लोग तो हमारे शहर में आए और कितने गए, फिर जो लास्ट में जो बचा वो है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। परसेंटेज जो ग्रोथ रेट है
वो एक्सप्रेस किस में की जाती है? परसेंटेज में। ओके, तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट डायरेक्ट आपकी किस चीज़ को डिफाइन करती है? पॉजिटिविटी को। यानी कि जब आपकी किसी 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में बर्थ रेट ज़्यादा हो मोर देन डेथ रेट की बजाय, एंड दिस हैपन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब आपकी जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव ग्रोथ रेट। एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट जस्ट इसका अपोजिट, जब डेथ रेट आपकी ज़्यादा है और बर्थ रेट आपकी कम है। पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नो एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। It occur when the birth rate fall below the death rate or people migrate to other country। अब यहाँ पर कंडीशन ये भी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में हल्का सा एंड पॉजिटिव ग्रोथ रेट में माइनर प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट में हमने देखा कि बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से। जरूरी नहीं कि डेथ रेट बर्थ रेट इक्वल हो, बट वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग बाहर से ज़्यादा आने लगे, इट मीन्स तो भी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, वो भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट में काउंट होती है। एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट में जरूरी नहीं कि डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो सकता है लोगों ने वहाँ से माइग्रेट कर लिया हो, लोग उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में चले गए हो, तो भी वहाँ की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव ग्रोथ है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फर्स्ट बर्थ रेट, नेक्स्ट में डेथ, एंड थर्ड माइग्रेशन। 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। यदि बर्थ रेट कम ज़्यादा होती है तो चेंजिंग आता, डेथ रेट में यदि फ्लैक्चुएशन होता है तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, एंड माइग्रेशन में फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो भी आपकी पॉपुलेशन में चेंज आता है। नेक्स्ट है CBR। CBR क्या है? CBR मीन्स क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट। अब बात आती है क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। तो CBR निकालने के लिए द एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ लिव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। एक साल में 1000 लोगों पर जितने लोगों का जन्म है, जीवित जन्म हुआ, इट मीन्स वो है CBR, क्रूड बर्थ रेट। और निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? B1 का है लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितने लोग जन्मे हैं या जितने लोग हैं उसमें डिवाइड करना है मिल्ड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन, और उसको मल्टीपल करना है 1000 से। तो टोटल जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा CBR। ओके, CDR, जैसे CBR है वैसे ही एक CDR भी होता है। जो CBR है वो है क्रूड बर्थ रेट और CDR है वो है क्रूड डेथ रेट। वो बर्थ रेट है और ये डेथ रेट हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन एक ही रहेगी कि डेथ रेट इज ए सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टिलिटी ऑफ एनी एरिया। यानी ये किसी भी एरिया की मोर्टिलिटी को डिफाइन करता है, मेजर करता है, और CBR क्या करता है? किसी भी एरिया की आपकी बर्थ रेट जो है उसको मेजर करता है। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन ए पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर रीजन में एक साल में 1000 लोगों पर कितने व्यक्तियों की डेथ होती है वो क्या है? वहाँ की CDR है। यानी 3 पॉइंट है इसमें याद रखेंगे, पर्टिकुलर रीजन, वन ईयर एंड 1000 पीपल। इन तीनों पर आपकी कितने पीपल की डेथ होती है वो क्या कहलाएगी? वहाँ की CDR। नेक्स्ट में है डेथ रेट प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, कि डेथ रेट जो है और जो बर्थ रेट जो है दोनों ही आपके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। पॉपुलेशन ग्रोथ आकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट आल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। अब बात आती है, जैसे हमने CBR निकाला सेम वैसे ही हमको क्या निकालना है? CDR भी कैलकुलेट करना है। और CDR में क्या हो जाएगा? उसमें B1 था, इसमें हो जाएगा D का मतलब है कितने लोग मरे, नंबर ऑफ डेथ, कितने पीपल्स की डेथ हुई। और P यहाँ पर किस चीज़ को मेजर कर रहा है? एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, कि उस साल में टोटल पॉपुलेशन, एस्टिमेट पॉपुलेशन कितनी थी। तो इनको हम क्या कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी? CDR। याद इतना ही रखना, CBR में D की जगह B हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ, और इसमें हो जाएगा D टोटल नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग मरे और उसमें कितने लोग जन्मे। बस यही आपका थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है बाय एन लार्ज मोर्टिलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर,
सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो एक लार्ज नंबर मोर्टेलिटी रेट है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी रीजन को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर बहुत सारी संख्या में लोग मर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस क्षेत्र को इफ़ेक्ट करेंगे, वहाँ की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करेंगे, जनसंख्या जो आंकड़े वो बदल जाएंगे कि मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी, तो सोशल एडवांसमेंट है वो बिगड़ जाएगा, और जो वहाँ का इकोनॉमिक लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो तीनों स्ट्रक्चर आपके इफेक्ट होंगे, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर चेंज होंगे। किसकी वजह से, जब आपकी लार्ज क्वांटिटी में मोर्टेलिटी रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। तो डू यू नाउ एवरीबॉडी माइग्रेशन, कि माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन का मीन्स कि कोई भी पर्सन है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में आपका मूव करता है, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। आवाज आ रही है सभी के पास में? ओके, तो माइग्रेशन आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम होगी उसमें भी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है, माइग्रेशन क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाई विच द पॉपुलेशन साइज चेंज, कि माइग्रेशन जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, ऐसे ही माइग्रेशन भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, आपकी पॉपुलेशंस के अंदर चेंजेबिलिटी लाने के लिए। माइग्रेशन से किसी वन प्लेस में पर्सन चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन आपकी लो हो जाएगी, बट जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब मैंने कल आपको एक बताया था पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। मिस्टर सक्षम जानते हो सभी कि पुश फैक्टर, किसी वन प्लेस से पीपल्स जा रहे हैं, वन प्लेस से पीपल जा रहे हैं, तो वो प्लेस कौन सा, पुश फैक्टर है या पुल फैक्टर है? पुश फैक्टर। वो आपका पुल फैक्टर है। बट किसी प्लेस में, किसी अर्बन एरिया में पीपल मूव करके आ रहे हैं, वहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं, तो वो कौन सा फैक्टर कहलाएगा? वो पुल फैक्टर होगा, वो आपका पुल फैक्टर हो जाएगा। और जहाँ से जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट में देखिए, लाइन रीड कीजिए, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से लोग जाएंगे वो क्या कहलाएगा, ओरिजिनेट प्लेस कहलाएगी, क्योंकि वहाँ से लोग जा रहे हैं। और जहाँ पर लोग पहुँचेंगे, जहाँ पर मूव कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन प्लेस। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ओरिजिनल प्लेस इज ए पुश फैक्टर, अदरवाइज पुल फैक्टर, कौन सा होगा? ओरिजिनल प्लेस पुश फैक्टर है, एग्जैक्टली, ओरिजिन प्लेस पुल फैक्टर है आपका, और डेस्टिनेशन प्लेस क्या आपका, पुल फैक्टर। डेस्टिनेशन प्लेस पुल फैक्टर, वो पुल फैक्टर है। ठीक है ना, तो याद रखना कि जहां से लोग जा रहे हैं वो आपका पुश फैक्टर भी हो सकता है एंड ओरिजिन फैक्टर प्लेस भी हो सकता है वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, द प्लेस ऑफ ओरिजिन शो ए डिक्रीज इन पॉपुलेशन while the population increase in the place of destination. Migration may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources. माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से याद रखेंगे इसको, कि माइग्रेशन जो है अपने आप में क्या करता है, पॉपुलेशंस में बैलेंस क्रिएट करता है। माइग्रेशन पॉपुलेशन में क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि किसी एक प्लेस में रिसोर्सेज आपके लो हैं एंड पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो लोग क्या करेंगे, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उस प्लेस से मूव करेंगे अनदर प्लेस में, तो वो क्या हो गया, माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन ने क्या किया, पॉपुलेशंस को बैलेंस में लाया। तो इंपॉर्टेंस लाइन है, याद रखेंगे, माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज ए स्पॉन्सर्स एफर्ट्स टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशंस एंड रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन और जनसंख्या में माइग्रेशन बैलेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए नीचे, माइग्रेशन में भी परमानेंट। माइग्रेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं, आपके परमानेंट भी हो सकते हैं एंड आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं। अब जैसे बात मैं आप लोगों से पूछूं कि परमानेंट माइग्रेशन कौन सा होता है? जहाँ पे एक जगह से निकल के दूसरी जगह परमानेंट रहने लगे। हाँ, जैसे एग्जैक्टली परमानेंटली शिफ्ट हो गए, वी कैन से दैट कि परमानेंट शिफ्ट हो गए हम। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के लोग नोएडा में आके रहने लगे परमानेंटली, उनकी फैमिली यहीं पर सेटल है और वो यहाँ पे जॉब करते हैं, इट मीन्स वो परमानेंटली माइग्रेशन हो गया। टेम्परेरी माइग्रेशन कौन सा है?
जैसे कोई जॉब के लिए आ रहा है, चेंज करता है। एग्जैक्टली कुछ एक सीजनल्स के अकॉर्डिंग यदि चेंज करें तो वो कौन सा कहलाएगा? टेम्परेरी माइग्रेशन कहलाएगा। अब दोनों में से परमानेंट माइग्रेशन एंड टेम्परेरी माइग्रेशन, क्या दोनों पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज में बैलेंस क्रिएट करते हैं नहीं करते? यस सर। दोनों करते हैं, ठीक है ना। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, और इंपॉर्टेंट लाइन से याद रखेंगे कि माइग्रेशन रूरल टू रूरल भी हो सकता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण, एंड रूरल टू अर्बन एरियाज, ग्रामीण से अर्बन में भी होता है, एंड अर्बन टू अर्बन एरियाज, एंड अर्बन टू रूरल। ये सभी प्रकार की जो पॉइंट्स हैं ये आपको नोटिस रखने की, माइग्रेशन रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, ये सभी प्रकार का माइग्रेशन रहेगा कि लोग गांव से गांव में भी जा सकते हैं, एक गांव से सिटी में भी जा सकते हैं, सिटी के लोग गांव में भी आ सकते हैं, और एक सिटी से दूसरी सिटी में भी माइग्रेशन हो सकता है। तो ये सभी प्रकार के माइग्रेशन आपके रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इमिग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, माइग्रेशन के 2 पार्ट्स हैं अपने आप में, इमिग्रेशन एंड एक है एमिग्रेशन, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले से, तो याद रखेंगे इनको कि माइग्रेशन का मीन्स तो है कि एनी पर्सन है मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट जहां से उसका ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन प्लेस डू यू नो एवरीबॉडी, ओरिजिन प्लेस है और एक डेस्टिनेशन प्लेस, 2 पॉइंट्स हैं, ओरिजिन प्लेस एंड आपका डेस्टिनेशन प्लेस। तो ओरिजिन प्लेस को हम इमिग्रेशन कहेंगे या एमिग्रेशन कहेंगे? ऊपर वाली लाइन को रीड कीजिए केयरफुली। माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, एंड एमिग्रेंट किसको कहेंगे? माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और कॉल्ड एमिग्रेंट। होता है प्लेस, उसको एमिग्रेंट्स कहते हैं। तो ओरिजिन प्लेस कौन सा है इसमें? सर एमिग्रेंट। एग्जैक्टली, एमिग्रेंट्स क्या होगा? ओरिजिन प्लेस, यानी वहां से पीपल्स मूव कर रहे हैं। एमिग्रेशन, ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस इमिग्रेशन, तो इट मींस इमिग्रेशन क्या है? आपका पुल फैक्टर है। इज दैट क्लियर? यस सर। और एमिग्रेशन जो है वो क्या आपका पुश फैक्टर है, मतलब वो डेस्टिनेशन प्लेस है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गए हैं, इमिग्रेशन एंड पुल फैक्टर, याद रह जाएगा सभी को। और दूसरा कौन सा हो गया? ये ओरिजिन प्लेस। इमिग्रेशन के लिए आपके 2 और वर्ड नए ऐड हो गए हैं, इमिग्रेशन तो है ही, प्लस साथ में उसके लिए वो पुल फैक्टर भी है आपका, प्लस साथ में दूसरा क्या, वो आपका ओरिजिन प्लेस भी है। एंड जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन क्या है अपने आप में? डेस्टिनेशन प्लेस भी है और पुश फैक्टर भी है। कुछ क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई पीपल माइग्रेट, कि लोग जो है वो माइग्रेट क्यों करते हैं? सोर्स से आंसर में बताइए मेरे को कि इकोनॉमिक लाइफ, एग्जैक्टली मोस्टली बेटर इकोनॉमिक लाइफ लिविंग करने के लिए करते हैं, बेटर फैसिलिटी गेन करने के लिए लिविंग करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हो, अच्छी फैसिलिटी जहाँ पे हो। अब बात करते हैं फैसिलिटी अच्छी है क्या? हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये फैसिलिटी जहाँ पर बेटर हैं पीपल वहाँ पर क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पीपल माइग्रेट फॉर ए बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी का ही एक शॉर्ट वे में आंसर है कि पीपल माइग्रेट फॉर ए बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। जहाँ पर बेटर इकोनॉमिक लाइफ मिले उनको, बेटर सोशल लाइफ मिले, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। माइग्रेशन के 2 फैक्टर हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पुल फैक्टर एंड आपका दूसरा कौन सा है? पुश फैक्टर। इज दैट क्लियर? ओके, मिस्टर सक्षम टेल मी नाउ, पुल फैक्टर, क्या पुल फैक्टर ही आपका ओरिजिन फैक्टर है क्या? यस सर। हाँ, पुल फैक्टर, वो डेस्टिनेशन फैक्टर होगा। पुल फैक्टर कौन सा है? पुल फैक्टर सर वो होगा जो मतलब एक जगह पे अट्रैक्ट करता है पॉपुलेशन को। पुल फैक्टर वो है कि जो आपका कम अट्रैक्टिव प्लेस है, यानी कि जहाँ पर लोग अट्रैक्टिव कम हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज कम हैं, जो वहाँ पर उसकी बेटर लाइफ के चांसेज कम हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पुल फैक्टर। हाँ, और पुश फैक्टर कौन सा होगा? सर पुश फैक्टर वो होगा जो पॉपुलेशन को भेजेगा दूर। हाँ, यानी कि जहाँ पुश का मतलब सिंपल वे में अपन कहें तो धक्का लगाना अपने आप में, कि जहाँ पर उसके उनके लिए जो भी डिजायर, जो नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, इट मीन्स वो पुश फैक्टर है। और पुल फैक्टर जहाँ पर उनकी डिजायर, जो नीड्स कंप्लीट हो रही है इजी वे में, वो कौन सा हो जाएगा आपका? पुल फैक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, आप रीड भी, यू कैन रीड भी कर सकते हैं आप। द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव
फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो लेस अट्रैक्टिव क्यों है पुश फैक्टर, ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे? तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट होगा, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये कंडीशन वहाँ पर अप्लाई रहेंगी कि वहाँ पर लोगों के पास में अपनी नीड्स कंप्लीट करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी, हेल्थ कंडीशन बेकार रहेंगी, और जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बेकार रहेंगी, लाइक सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस रहेगा वहाँ पर। तो ये पोस्ट फैक्टर के रीजन है कि किसी प्लेस में को पोस्ट फैक्टर हाउ वी कैन से कैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट में द फुल फैक्टर, मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव। और पुल फैक्टर क्या है? मोर अट्रैक्टिव होता है रेदर देन पोस्ट फैक्टर के। देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजन लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। तो जो ऊपर पुश फैक्टर में जो पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव वे में है, वो पुल फैक्टर में क्या हो जाएंगे? आपकी पॉजिटिव वे में हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी होंगी, लोगों की डिजायर्स एंड नीड्स सब इजी वे में कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पुल फैक्टर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका ट्रेंड क्या है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियंस, इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 years दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। ड्यूरिंग अवर भी सभी जानते हैं कि अभी अपन बात करें लास्ट 100 years की या अभी रिसेंटली की, तो पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या अपने आप में बहुत ही फास्टली है। अब कुछ लाइंस मैंने राइट किए यहाँ पर, आप अच्छे से क्लियर कीजिए, उनको अच्छे से रीड करना। आफ्टर द इवोल्यूशंस एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 years ago, द साइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज स्मॉल रफली 8 millions। यानी कि यदि बात करें इतने साल पहले की हम, तो एक रफली आइडिया दिया मैंने कि 8 millions आपके पॉपुलेशन थी। इन द फर्स्ट सेंचुरी इट वॉज बिलियन 300 millions, और फर्स्ट सेंचुरी में कितनी आपकी 300 millions। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th and 17th century सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कब हुई आपकी, तो ज़्यादातर 16th जो सेंचुरी और 17th जो सेंचुरी आई उसके बाद में या उस समय के अंतराल में आपकी पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ में इंक्रीज हुई, यानी बहुत फास्टली स्पीड से बड़ी पॉपुलेशन आपकी। अराउंड 1750 एट द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 millions। यानी कि इंडस्ट्रियल जब रिवोल्यूशंस हुआ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति जो हुई, औद्योगिक क्रांति जानते हो ना, सभी पढ़ा होगा शायद, औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्या हुई आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड कब हुई? 18th सेंचुरी के बाद में। टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ, कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी है वो भी पॉपुलेशन को ग्रोथ करने में हेल्प करती है क्या? यस सर। जैसे, और आज हम सभी जानते हैं कि आज जो भी किसी भी सिटी में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जो सिटी आपका पुल फैक्टर बना हुआ है, डेस्टिनेशन पॉइंट बना हुआ, वो किसकी वजह से बना हुआ है? एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बना, इसीलिए लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड। ये स्टार्टिंग की बात है कि जब स्टार्टिंग में क्या टेक्नोलॉजी आई लोगों के पास में कि उस टेक्नोलॉजी के कारण लोग अट्रैक्ट हुए। मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड, दिस इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, inclusion against epidemic and other communicable disease, improvement in medical facility and sanitations contribute to a rapid decline in death rates through the world। नीचे कुछ लाइन दिए गए हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 times in the past 50-100 years। और ये एक्सट्रीमली लाइन है, इनको मटेरियल में जरूर राइट करना आप लोगों को। In the 12th century itself the population has increased 4 times। 12th century के अंदर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 4 यानी 4 गुना अपने आप में, वी कैन से दैट। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 times इन द पास्ट 50-100 years। ये अच्छे से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज का स्पेशल पैटर्न वैसे है क्या, कि किस वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है अपने आप में। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज। एक एक्सट्रीम लाइन है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर पॉपुलेशन आपकी लो है रेदर देन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एग्जैक्टली, डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन क्या आपकी कम है। ये एक बेस लाइन है, अच्छे से राइट करनी है आपको। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, और सबसे बड़ा एक कोरिलेशन है कि पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ का इकोनॉमिक जो बेस है वो क्या रहेगा, लो, और पॉपुलेशन जहाँ पर आपकी लो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहेगा वहाँ पर हाई। दोनों एंटी ऑपोजिट करेक्शंस हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्रीज, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि इंक्रीज है तो पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप में क्या रहेगी आपकी डिक्रीज रहेगी, ये याद रखना है। सो इसीलिए डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बेटर है, बिकॉज देयर इज पॉपुलेशन जो है वो क्या वहाँ पर कम है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लो है, बिकॉज वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट में ऑल द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, एक एनुअल रेट जो पॉपुलेशन चेंज की वो क्या 1.4%, याद रखेंगे 1.4% है एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। सीम्स टू बी लो, इट इज एक्चुअली नॉट सो, दिस इज बिकॉज, लगता ऐसा है कि बहुत कम है बट ऐसा है नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि 1.4% जो पॉपुलेशन की एनुअल रेट है वो बहुत लो है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्हेन ए स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज। एक स्मॉल एनुअल जो रेट है किसकी, पॉपुलेशन चेंज की, वो पॉपुलेशन को बढ़ावा भी दे रही है। और किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक प्लेस है, एक सिटी है जहाँ पर आपकी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए, बट वहाँ पे तो पॉपुलेशन कम हो गई, बट जहाँ पर उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो उनका आपका पुल फैक्टर है, एरिया है, उस एरिया में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी एक प्लेस में पॉपुलेशन डाउन होने से ये नहीं कि किसी दूसरे प्लेस में भी डाउन होगी, दूसरे प्लेस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। इवन इफ द ग्रोथ द continues to decline, the total population grow each year. The infant mortality rate may have increased as the death rate during childbirth. ये भी अपने आप में एक बड़ा इफेक्ट है कि जो चाइल्ड बर्थ रेट है यदि वो आपकी डाउनफॉल में है तो हो सकता है कि पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज न हो। सर कहाँ? जहाँ पर चाइल्ड बर्थ रेट ज़्यादा है, चाइल्ड बर्थ रेट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, बट चाइल्ड डेथ रेट ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पर आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी, आपकी डाउन में रहेगी, या बैलेंस में वी कैन से दैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन in describe in a growing economy, a small increase in population describe in a growing economy। जैसे हमने अभी लास्ट पॉइंट में रीड किया कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डेवलप कहाँ पर होगी, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या अपने आप में बैलेंस में है। सेम यही लाइन यहाँ पर है, स्मॉल इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन इन डिस्क्राइब इन ग्रोइंग इकोनॉमी, हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ दिस, द डिप्लेशंस ऑफ रिसोर्सेज is the most serious. Population decline is also a matter of concern. It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. शॉर्ट वे में अपन ये कहेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जहाँ पर, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो मोस्टली क्या है, सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज जो हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो एक लिमिट में होते हैं, और यदि पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज से, पॉपुलेशन जो है रिसोर्सेज के रेशियो से ज़्यादा है, देन वहाँ पर क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं
वो क्या रहेंगे, सीरियस कंडीशन में रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है। तो देन द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया 1.6%। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको अच्छे से राइट कर लेना कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया में कितनी है, 1.64% है। राइट हो गया सभी का। सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 years to double their population, whereas some countries still do not show symptoms of doubling their population। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर आपके जो डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा हाई है कि उसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डबल हो ही नहीं पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूएसए, अमेरिका जो है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री में इनबिल्ट है। तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो भी डेवलप्ड कंडीशन में जो भी कंट्री जाती हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहती है, आपकी बैलेंस में रहेगी। रेदर देन दूसरी अदर साइड में बात करें चाइना, इंडिया, ये क्या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन क्या रहेगी, अनबैलेंसिंग रहेगी। और अनबैलेंसिंग होने के कारण वहाँ पे यदि बात करें हम रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज और पॉपुलेंस का बैलेंस न होने की वजह से रिसोर्सेज आपके मोस्टली सीरियस कंडीशन में फाइंड होंगे। नेक्स्ट में टॉपिक आता है डेमोग्राफिक्स ट्रांजेक्शन, जनसांख्यिकीय जो आपका ट्रांजेक्शन है। और अपने आप में ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस लेसन में से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन से। सबसे पहले बात आती है कि डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन होता क्या है। जनसंख्या संक्रमण, हिंदी में यदि कहें तो संक्रमण का मतलब क्या होता है, फैलाव, कि पहले कोई एक कंडीशन थी फिर वो चेंज होकर दूसरी कंडीशन में इनबिल्ट हुई। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक इलिटरेट पर्सन था, वो कुछ समय बाद उसमें एक डेवलपमेंट आया और वो लिटरेट हो गया। रूरल एरिया है, रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट हुआ और आफ्टर सम टाइम वो अर्बन बन गया। तो ये रूरल से अर्बन बना, लिटरेट से लिटरेट पर्सन बना। तो ये जो एक ग्रेस पीरियड है बीच का, ये ग्रेस पीरियड का क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिशन कहलाता है, कि संक्रमण की अवधि कहलाता है, कि बीच में ऐसे क्या क्या आपकी एक्सीडेंट हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से वो रूरल से अर्बन बना, लिटरेट से लिटरेट बना आपका। तो ये ट्रांजिशन है। तो यही हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि जनसंख्या संक्रमण की जनसंख्या में किस तरह से ये चेंजेबिलिटी आती है। तो रीड नाउ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आपके 10 मिनट्स और बचे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उस फ्यूचर पॉपुलेशन को बताने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है, कि आज प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन की कंडीशन ये है, इन फ्यूचर में कंडीशन कैसी रहेगी वहाँ की। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के बारे में बात करें तो पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि इंडिया की यदि यही पॉपुलेशन ग्रोथ होने की यदि रेट रही तो इंडिया इन फ्यूचर में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के। जैसे अभी चाइना है तो इंडिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। तो ये क्या अपने आप में एक डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस की प्लानिंग है। द थ्योरी टेल्स एस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ and low death as society progress from rural agrarians and literate to urban industries and literate society। यानी कि कहने का मीन्स हुआ कि द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, कि किसी भी एक जनसांख्यिकीय क्षेत्र की यदि बात करें हम, कि जहाँ पर पॉपुलेशन है और उस एरिया की बात करें कि क्या है वहाँ पर ट्रांजिशन, तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट हो सकता है कि वहाँ पर हाई बर्थ रेट है तो इन फ्यूचर में वहाँ पे हाई डेथ रेट हो जाए। अभी प्रेजेंट में हाई डेथ रेट है, वहाँ पर आपकी हाई बर्थ रेट हो जाए। ये क्या ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट में जैसे नीचे की लाइन में मैंने दिया, रूरल अग्रियंस जो ग्रामीण खेतीहार क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जो रूरल एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो इन फ्यूचर के अंदर क्या बन सकते हैं, आपके इंडस्ट्रियल रीजन में भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियर बाई के एरिया में इंडस्ट्री ने यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो वो रूरल एरिया किस में चेंज हो जाएगा, इंडस्ट्रीज के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स जो रूरल से वो इंडस्ट्री में बना, जो प्रोसेस हुआ, जो इतना ग्रेस टाइम लगा, वो क्या वहाँ का ट्रांजिशन है, कि क्या कैसे चेंजेबिलिटी आई वहाँ पर, ऐसी क्या कंडीशन चेंज हुई कि वो रूरल से इंडस्ट्री में बन गया। एंड जो आपका इलिटरेट पर्सन है सोसाइटी का, या इलिटरेट सोसाइटी है, वो क्या बन गई, लिटरेट बन गई,
तो वो क्या प्रोसेस से इलिटरेट, ये क्या ट्रांजिशन है? दी चेंज अकर इन स्टेज विच आर करेक्टली नाउ एज द डेमोग्राफिक साइकिल। और ये डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में जाना जाता है। शॉर्ट में अपन कहें तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या है कि किसी भी सोसाइटी में एक चेंज आना, वो चेंजिंग जो प्रोसेस है वो क्या ट्रांजिशन है। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया, इलिटरेट सोसाइटी चेंज इनटू लिटरेट सोसाइटी। रूरल एग्रियन जो सोसाइटी है वो आपका अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज होगी। ये क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। नेक्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट स्टेज। अब देखिए डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है, या हम कहें कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टडी है उसके कुछ स्टेज दिए गए हैं, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेज हैं। ये भी इसके 3 स्टेज में डिवाइड किया हमने, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, इसको क्लियरफुली अच्छे से रीड करना कि फर्स्ट स्टेज में से वर्बली बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही हाई हैं। फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट एंड आपकी बर्थ रेट क्या है? दोनों ही हाई हैं। एंड सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? डेथ रेट है वो डाउन होगी, बर्थ रेट है वो हाई होगी। एंड थर्ड स्टेज में क्या हुआ? बर्थ रेट भी एंड डाउन डेथ रेट दोनों की दोनों बैलेंस में है। तीनों में ये कंडीशन रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हैज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी रेट है वो भी क्या है? हाई है। एंड डेथ रेट है वो भी क्या है? हाई है। बिकॉज अब रीजन क्या होगा? क्योंकि फर्स्ट स्टेज है वो बहुत अर्लियर पीरियड्स की है, बहुत पुरानी टाइम की है, क्योंकि उस समय आपकी हेल्थ कंडीशन एंड पॉवर्टी बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल में थी अपने आप में। बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपोनेंट्स फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। उस समय लोगों के पास में खाने के लिए फूड की जो फैसिलिटी है वो नहीं थी, पॉवर्टी ज़्यादा थी, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी? स्लो, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा थी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मोस्टली ज़्यादा जो लोग थे वो किस में एंगेज थे? एग्रीकल्चर लैंड में एंगेज थे, एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज थे। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में रूरल कंडीशन थी। लार्ज फैमिली आर एन असिस्ट, और एक फैमिली जो आपकी उस रूरल एरिया में बिलोंग करती थी वो मोस्टली फैमिली मेंबर किस में एंगेज थे? वो भी एग्रीकल्चर में एंगेज थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, और जीवन जो प्रत्याशा थी, जो लाइफ जो लिविंग थिंग थी वो क्या थी? वो भी लो थी लोगों की। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। मोस्टली पीपल क्या थे? इलिटरेट। अब देखिए मैंने बताया था आपका पॉपुलेशन आपका ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो यहाँ पर अभी ये इलिटरेट सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर थर्ड स्टेज में क्या हो जाएंगे? लिटरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज टू थर्ड स्टेज जो प्रोसेस था वो टोटल क्या कहलाएगा? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाएगा। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल लो था। 200 years ago all the countries of the world were in the stage। मोस्टली कंट्रीज जो थी वो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर थी। ठीक है, तो दोबारा मैं शॉर्टली रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? मोर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट हाई थी, बिकॉज क्योंकि उस समय आपकी हेल्थ कंडीशन एंड पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर थे आपके। और मोस्टली जो फैमिलीज मेंबर थे या पीपल जो थे वो किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व थे। एंड टेक्नोलॉजी लेवल इज़ वेरी लो था उसमें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में मैंने वर्बली बताया था, सेकेंड स्टेज दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज फर्टिलिटी रिमाइन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइन विद टाइम। सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट हुई तो आपकी फर्टिलिटी रेट क्या थी? आपकी हाई थी। दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी रेट। और उसके एवरेज में भी देखा जाए, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मोर्टिलिटी रेट क्या थी? आपकी रिड्यूस थी। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी। और इसकी मोर्टिलिटी रेट जो थी वो डाउन थी। इसके पीछे रीजन क्या था? हेल्थ कंडीशन वहाँ पर क्या थी? बेटर थी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी लेवल थोड़ा हाई था रेदर देन फर्स्ट स्टेज के। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। और इसका रिजल्ट क्या था कि नेट जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? हाई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेकंड स्टेज में फर्टिलिटी रेट हाई एंड मोर्टिलिटी रेट क्या थी? लो। और इसका रीजन क्या था? हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव थी
टेक्नोलॉजी लेवल इंप्रूव था, लोग जो इलिटरेट थे वो लिटरेट हो गए थे, इसकी वजह से नेट पॉपुलेशन कंडीशन क्या थी आपकी, हाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड स्टेज। जैसा मैंने बताया कि थर्ड स्टेज में क्या है, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कॉन्सिडरेबली, कि फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टिलिटी रेट दोनों की दोनों क्या थी आपकी, डिक्लाइन थी, दोनों डिक्लाइन थी आपकी। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोथ स्लोली, और जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी, बैलेंस में थी, और यदि ग्रोथ भी हो रही थी बहुत स्लो रेट में ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेज को बैलेंसिंग स्टेज कहा जाता है, याद रखना थर्ड स्टेज है बैलेंसिंग स्टेज, क्योंकि इसमें न तो आपकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी न ही बर्थ रेट ज़्यादा थी। रीजन क्या लिखेंगे, मोस्टली सोसाइटी पीपल क्या थे आपके, लिटरेट थे, टेक्नोलॉजी लेवल हाई था, एजुकेशन लेवल हाई हो गया, एंड आपकी हेल्थ कंडीशन सैनिटाइजेशन कंडीशन क्या थी आपकी, हाई लेवल पे थी। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड, और थर्ड स्टेज में सबसे बड़ी कमी जो उभर कर आई वो क्या थी, मोस्टली रूरल एरिया किस में चेंज हो गए, अर्बन में चेंज हो गए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या थे, रूरल, अब रूरल टू वो आए सेकंड स्टेज में, तो रूरल टू आपके अर्बन में जब वो चेंज हुए तो फर्स्ट स्टेज टू थर्ड स्टेज जो एक प्रोसेस था वो क्या था आपका, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन था, कि फर्स्ट स्टेज में लोग रूरल थे, थर्ड स्टेज में किस में आ गया आपके, अर्बन में। तो ये प्रोसेस जो था ये क्या था, अर्बन, आपका चेंजेबिलिटी जो थी ये क्या थी, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। अर्बनाइज्ड हो गए, लिटरेट हो गए, एंड हैज हाई टेक्निकल नॉलेज एंड डिलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज, और हाई टेक्नोलॉजी लेवल, एजुकेशन लेवल हाई हो गया, तो वो लोग फैमिली जो साइज है उसको कंट्रोल करने में डेलिबरेटली होने लगे। नीचे एक मैंने डायग्राम दिया डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी का, और यदि डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी एग्जाम में राइट करनी आती है तो ये डायग्राम भी आपका मस्ट है, इसको भी राइट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका। देखिए इसमें आपके सबसे फर्स्ट लाइन में एक रो दे रखी है, जो डार्क वाली रो है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जाम्पल से ही 15 एंड 13। नेक्स्ट में नीचे एक लाइन दे रखी है एरो वाली, जो टाइम लाइन है, इसके जस्ट ऊपर वाली है वो है कंट्रीज लाइन, कि बांग्लादेश, पेरू, श्रीलंका, कनाडा, जापान एंड यूएसए, ये कंट्रीज लाइन है। एंड दो डॉट वाली लाइन दे रखी है, डॉट वाली लाइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड आपकी थर्ड स्टेज। अब जो इसमें ये ग्राफ में जो ऊपर की लाइन है ये है आपका BR मीन्स बर्थ रेट, नीचे है डेथ रेट। अब देखिए